भानु प्रताप सिंह आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश जनरल स्टडी का आज पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन लेके आता हूं, जो कि हमारे एमपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस या स्टेट की कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे तो वह पुलिस कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, जेल प्रहरी हो, महिला बाल विकास हो, ग्रेड 3 हो, सब ग्रेड 4 हो आपका, या फिर चतुर्थ श्रेणी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे के सारे एग्जामों में यहाँ से बहुत ही लंबा वेटेज आता है। और इस सब्जेक्ट के बिना शायद ही पॉसिबल होता है कि आप उस रैंक को छू सकें जो कि आपको चयनित कराता है। तो लेट्स गो, अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से पढ़ा जाता है और मध्य प्रदेश के अंदर कला, संस्कृति, इतिहास एवं उसका जो इंट्रोडक्शन में ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है वहां से क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप सब लोगों ने लास्ट के कई एग्जामों को देखा होगा, अच्छे से अच्छे धुरंधर से धुरंधर जो पीसीएस या फिर अच्छी से बड़ी कोचिंगों से अध्ययन कर रहे होते हैं, लेकिन जब जैसे ही टॉपिक के सब्जेक्टों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो धराशायी हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिएगा किस तरीके से इतिहास या फिर कला संस्कृति या फिर भूगोल या फिर उसका जनजातीय क्षेत्र किस तरीके से आप लोगों को याद करना है, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम होते हैं उन सारे के सारे प्रीवियस एग्जामों की पीडीएफ फाइल हम लोगों के लिए अवेलेबल होती है। आप सीधे का सीधे जाइएगा व्यापम के एग्जाम पर, ओल्ड एंड फाइनल आंसर शीट के माध्यम से आप लगाइएगा। बहुत सारी बुक्स जो होती है उन क्वेश्चंस को छोड़ देती है, लेकिन ये आपको वहां से कवर अप कराएंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या मध्य प्रदेश का परिचय, इतिहास एवं संस्कृति रटना नहीं है, रटता नहीं है कोई भी व्यक्ति। जो रटने वाले लोग होते हैं वो एग्जाम हॉल में अपनी बहुत सारी की सारी चीजों को छोड़ जाते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स वाइज किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं क्या, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो देखिएगा यहां पर पहले देखते हैं हम लोगों को देखना होगा कि सबसे पहले किन किन चीजों को पढ़ना होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो श्रृंखला जैसे ही आगे चलती रहेगी आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी लेक्चर डाल दिए जाएंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड लेक्चर भी डाल दिए जाएंगे, साथ ही साथ संविदा वर्ग 3 जो संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं घर बैठ के, उन लोगों के लिए भी बाल विकास, संस्कृत, साथ साथ में हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण मैथमेटिक्स के भी लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो बने रहिए हम लोगों के साथ और घर बैठे अपनी तैयारी बनाए रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एक नया पैटर्न के साथ में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको 3 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। पहला होगा मध्य प्रदेश का भूगोल, दूसरा होगा उसकी कला संस्कृति, तीसरा होगा उसका इतिहास, चौथा होगा उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पांचवा होगा उसकी खेल और छठवा होगा वहां से करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले कि किन किन चीजों को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैंने डाला आपके लिए मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक, तो इसमें जो हम लोग देखना होगा, सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश का परिचय। तो पहला यहां से नोट डाउन करिएगा, इन सारी की सारी चीजों को हम लोगों को फॉलो करना है। मध्य प्रदेश का परिचय, मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं, कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं, इन राज्यों को स्पर्श करने के साथ साथ जो मध्य प्रदेश में आज वर्तमान में जो गठन हुआ है, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा 52 से बढ़कर 55 जिलों की संख्या को बताया जा रहा है। और उन जिलों की यदि संख्या बढ़ती है तो अगले लगने वाले जो राज्य होंगे, जैसे कि राजस्थान के साथ या तो जिलों की संख्या बढ़ेगी या फिर घटेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि गुना को विभाजित करके चाचौड़ा को बनाया जा रहा है, लेकिन इन चाचौड़ा की सीमा राजस्थान के साथ स्पर्श करती है। क्या वास्तव में कुमराज, चाचौड़ा या फिर बीनागंज, इन सारी की सारी तहसीलों को
गुना को दिया जाएगा या फिर कुमराज के साथ या फिर सॉरी चाचौड़ा के साथ रहेंगी, तो ये बढ़ने वाले और जो सीमाओं के साथ यानी जो बॉर्डर को शेयर करेंगे, बाउंड्रीज को शेयर करेंगे, उन जिलों की संख्या में क्या घटोतरी होगी और यहाँ पर किन जिलों को बढ़ाया जाएगा। तो इन्हीं सारी की सारी चीजों को करंट के साथ आप सब लोगों को मैं लेके आऊंगा क्या, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, नेक्स्ट दूसरा होगा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र। क्या होगा, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र। तो देखिएगा दूसरा यहां पर देखना होगा प्राकृतिक मध्य प्रदेश। ठीक, देखिए परिचय आप लोग जब देख लोगे और इसके बाद प्राकृतिक क्षेत्र को आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है। पहला होता है उच्च मध्य प्रदेश, दूसरा होता है हम लोगों का नर्मदा सोन घाटी और तीसरा हम लोगों ने देखा होगा कि बीच वाले जोन को बांट लिया जाता है। इन्हीं को फिर से कैटेगराइज कर लिया जाता है और 7 भागों में अपने बांट लिए चले जाते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से इनको बांटने का काम किया गया और यहाँ पर मैं आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर देखना होगा क्या कि जैसे ही ज्योग्राफिकल या फिर अपन बात करें कि प्राकृतिक क्षेत्रों को बांट लिया जाता है तो इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है किसका, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का। क्योंकि आप लोग और मैं और सब लोग जानते हैं कि नदियों के द्वारा ही क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र का बनावट या उसके प्राकृतिक क्षेत्र के बनावट के स्वरूप को नदियां ही या नदियों पर ही क्या होता है वो क्षेत्र निर्भर होता है। तो देखिए तीसरी चीज में हम लोग देखेंगे क्या, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। ठीक, जैसे ही नदियों को कंप्लीट कर लिया जाएगा स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, चाहे तो वो हमारी नर्मदा हो, चाहे फिर अपन बात करें चंबल हो, चाहे वो हमारी बैतवा हो, शिप्रा हो, या फिर अपन बात करें कैन हो या काली सिंध हो, दक्षिण भारत की ओर प्रभावित होने वाली चाहे बैनगंगा हो, बरदा हो या फिर ताप्ती हो, ये सारी की सारी नदियों को हम मैप के माध्यम से क्या करेंगे, ड्रॉ करके यहाँ पर देखेंगे। और एक बार यदि आप चित्र के माध्यम से या फिर मानचित्र के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं बनेगी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, रटी हुई चीज एग्जाम हॉल में आपके माइंड के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहां से पता चलेगा कि भाई मैथमेटिक्स पढ़ा था, यहां से मैथमेटिक्स निकलता हुआ दिखाई देगा, एप्टीट्यूड निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों ने यदि स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा होगा तो कभी भूलने की आप लोग जरूरत भी नहीं कर पाओगे। और हर एक चीज, एक ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को आ जाए कि जो क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा हो लेकिन वो मैप से आपसे क्या होगा, बनने की कोशिश पूरी की पूरी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, ऊर्जा संसाधन, या फिर अपन बात करें तो चौथा पॉइंट होगा कौन सा यहाँ पर, ऊर्जा संसाधन। ठीक, ऊर्जा संसाधन के बाद अपन बात करें तो यहां पर फिर पांचवा पॉइंट पढ़ना होगा क्या, जलप्रपात, वाटरफॉल जिन्हें कहा जाता है, जलप्रपात। पांचवी चीज के बाद फिर अपन बात करेंगे क्या, जो हर साल अपडेट होता है लेकिन जो पुराना यानी जो पुराने पब्लिकेशंस की बुक चली आ रही है वही आपको पढ़ाया जाता है और वही आप पढ़ के आते हो। और पढ़ने के बाद जब एग्जाम हॉल में आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये हम लोगों को पढ़ाया गया था और ये क्वेश्चन व्यापक ने क्यों नहीं माना सही, तो देखिएगा मैं आपको बताऊं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल के आएगा क्या, एग्रीकल्चर। यानी अपन बात करें कि चाहे तो वह प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात हो और चाहे वो भंडारण की बात हो, ये दोनों के दोनों आंकड़े जो होते हैं वह हर साल जब कृषि मंत्री यानी कृषि विभाग जब अपनी क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है तो इनको अपडेट करके भेजता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आया करता था भाई मालवा को क्या कहा जाता है आपका उज्जैन क्षेत्र को कहा जाता है गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है, होशंगाबाद को कहा जाता है किसी और क्षेत्र में अग्रणी कहा जाता है। जबकि अपन बात करें कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ही चना का सर्वाधिक उत्पादन होता था, लेकिन वो जिला हुआ करता था कौन सा, विदिशा। अब आप लोगों ने देखा होगा जो अपडेट बुकें होती हैं जो करंट के साथ अपने सारे के सारी चीजों को अपडेट करके डालती है, उनमें प्रतिशत के मामले में, भंडारण के मामले में काफी परिवर्तन आए हैं। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना कौन सा, तो नोट डाउन करिएगा, कृषि यानी एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश की कृषि। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की कृषि को खत्म करने के बाद हम बात करेंगे क्या, इंडस्ट्रीज एरिया यानी उद्योग के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे तो ऐतिहासिक कालीन हो या फिर जैसे ही हम लोग बात करें कि प्राचीन काल से लेकर यानी
प्रीवियस जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय से लेकर आज की गतिविधियों तक आपको बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कहां पर कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज किस किस मंत्रालय के अधीनस्थ हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री, हर बार हर एक दो एग्जाम के बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइएगा जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो सीधा का सीधा आंसर होता है भाई जबलपुर। लेकिन इसी क्वेश्चंस को आप लोगों को घुमाकर पूछ लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा कि मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री भारत के किस मंत्रालय के अधीनस्थ काम करती है, तो भाई बोले ये तो हमारे सर ने ही नहीं पढ़ाया था। वो कहां से पढ़ाएंगे, क्योंकि उन लोगों को खुद भी पता नहीं होता कि ये कहां तक आती है। तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कौन सा, इंडस्ट्रीज एरिया या उद्योग। तो स्टार्ट करते हैं क्या, इंडस्ट्रीज एरिया या उद्योग, यानी ये पहला पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। पहला हुआ मध्य प्रदेश का भूगोल, इसमें पढ़ना होगा सामान्य परिचय, यानी मध्य प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक होता है। बात करें डायरेक्शंस की, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे। मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्रीज को शेयर करने वाले, यानी जो पड़ोसी स्टेट हैं उन स्टेट्स के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, उनकी संख्या पर क्या परिवर्तन आया है। यदि मध्य प्रदेश की संख्या, जिलों की संख्या 55 हुई है, तो उन 55 जिलों में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा निवाड़ी बनकर तैयार हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले जिलों की संख्या बनकर हो गई थी 13। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही अनाउंस हुआ है सतना, क्या हुआ है, सतना अनाउंस हुआ है, सतना के साथ किसको विभक्त करके जिला बनाया जा रहा है, तो मैहर, यानी मैयर अब आपका जिला बनेगा। मैहर जिसे कहा जाता है, यदि वो जिला बना तो सतना के कौन से भूभाग को अलग करके बनाया जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैं आपको सारे के सारे एग्जामों को एनालिसिस करके बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। ये सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया गया था लास्ट जेल ब्रेरी में कि बताइएगा आगर मालवा यानी शाजापुर के कौन से भूभाग को पृथक कर, यानी सेपरेट कर आगर मालवा जिले का गठन किया गया है। तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, भाई बोलेंगे कि यार ये थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, यानी ये कहां से सीखोगे, तो ये सारी की सारी चीजें सीखना होगा हम लोगों को मैप के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए पहला हमने देखा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, दूसरा हम लोग बात करेंगे क्या, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र। यहां से इस बार के एमपीपीसीएस यानी स्टेट पीसीएस मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का पहला क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों को श्रृंखलाबद्ध हैं, क्रमबद्ध हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां तक बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियां। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, लेकिन मैं तो आपको इतना बताने को आता हूं कि यदि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है तो उनकी ससुराल क्या होती है, ठीक देखेंगे। यानी मध्य प्रदेश से जो निकलने वाली मैक्सिमम नदियां होंगी वो प्रवाहित होकर यानी अपने ड्रेनेज सिस्टम को जब कवर करेंगी तो मध्य प्रदेश के साथ साथ कितनी स्टेटों से होकर जाएंगी। यदि मध्य प्रदेश में उस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, उसको गंगा कहा जाता है, तो उसको जीवन रेखा कहां की कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश की गंगा यदि बेतवा को कहा जाता है तो जीवन रेखा उसको कहां की कहा जाता है, चाहे तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र हो, चाहे फिर वो हमारा मालवा का क्षेत्र हो। यानी सारी की सारी नदियों को क्षेत्रीय नदियां, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सब इंस्पेक्टर यानी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी नदियों के बारे में पूछ लिया गया था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूंगा, पहुस या पहुल नदी, ठीक है ना। दोनों अलग अलग नाम होते हैं, पहुस अलग नाम होता है और पहुल अलग नाम होता है। जिन लोगों ने मेरी ऑफलाइन क्लासेस को लिया होगा उन लोगों ने पहले भी देख लिया होगा, मैंने इनको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ड्रॉ करके बताया गया है। आपको बड़े बड़े पब्लिकेशंस की बुक ये नहीं बताएंगी, लेकिन ये कौन बताएगा, तो ये बताएंगे आपको व्यापम। यानी आप सीधा का सीधा जाइएगा मध्य प्रदेश व्यापम के होम पेज पर, और होम पेज पर आप लोगों को मिलेंगे क्या, ओल्ड एंड फाइनल आंसर शीट, यानी प्रीवियस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस, और वहां से आप लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो देखिएगा दूसरी चीज नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्या, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में कौन कौन सी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना होगा, यहाँ पर स्टडी करना होगा ऊर्जा संसाधन में। तो देखो पहली चीज आपने देखा होगा कि जब भी कोई नदी बहती हुई आती है, यानी नदी कोई बह रही होगी और नदी जब बहती हुई आएगी तो बहती हुई नदी में आप लोग देखोगे क्या, ये कोई पानी बह रहा है, ठीक है ना। ये पानी जैसे ही बह रहा है और इस पानी को मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया।
स्टॉप के बाद आप देखोगे कि इस पानी का बहुत सारे यूजेस होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे यूजेस होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको बताऊं, यहां पर क्या की जा सकती है? बोटिंग। क्या की जा सकती है? यहां पर आप नौकाओं को चला सकते हो, यानी पर्यटन की दृष्टि से भी क्या कर सकते हैं? इसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज भाई, यहां से कैनाल यानी नहरों का निर्माण भी किया जा सकता है, और वही नहरें क्या करेंगी? जो ऐसे क्षेत्र यानी जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, उन सारे के सारे क्षेत्रों में क्या करेंगी? ये उपजाऊ शक्ति, यानी उस मिट्टी को ये क्या देंगी? पानी। ठीक, तो देखो, यानी ये नदी कोई बहती हुई जा रही है और इसको मैंने क्या कर दिया? बोलो स्टॉप। क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के बाद भाई साहब मैंने यहाँ पर क्या लगा दी? बोले टरबाइन। क्या लगा दिया? टरबाइन लगा दिया। और आप देखोगे क्या कि जैसे ही किसी टरबाइन को मैंने यहाँ पर लगाया, क्या किया? जैसे ही किसी टरबाइन को मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ से छोड़ दिया भाई क्या? पानी। क्या छोड़ दिया? पानी को छोड़ दिया, तो ये टरबाइन अपने मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी? बोले राउंडिंग। क्या करेगी? राउंडिंग करेगी। और जैसे ही पानी को मैंने यहाँ छोड़ा, तो भाई साहब ये जब घूमेंगे तो इस पर क्या आएंगे? चार्जेस, और यहाँ से बनेगी क्या? विद्युत। इसी को कहा जाता है क्या? जल विद्युत परियोजना, यानी हाइड्रो टर्नल प्लांट। यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा ऊर्जा संसाधन। तो पहला पढ़ेंगे क्या? नदियों के सहारे जितनी भी जल के माध्यम से जो विद्युत बनाई जाती हैं, उनको बढ़ाया जाएगा, उसको कहा जाएगा जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट, इसी में आप लोग देखेंगे क्या? टीपीपी यानी थर्मल पावर प्लांट। क्या बढ़ाया जाएगा? थर्मल पावर प्लांट। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां से क्वेश्चंस किस तरीके से पुट अप होते हैं, चाहे तो वो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हों, चाहे मैं अपन बात करें कि वनडे के जैसे सब इंस्पेक्टर हुआ, कांस्टेबल हुआ, जेल प्रहरी हुआ, ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो पूछ लिया जाएगा किसी परियोजना के बारे में, ये पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइएगा ये परियोजना किन दो स्टेट्स की ज्वाइंट या संयुक्त परियोजना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, या तो फिर वही उसकी स्थिति के बारे में पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा कि ये विद्युत परियोजना या इस जगह पर स्थित विद्युत परियोजना कितने मेगावाट विद्युत का प्रोडक्शन करती है, कहां पर स्थित है, कब सुचारू हुई थी और कब से इसने अपना काम करना आरंभ कर दिया। ठीक है ना? तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्या? जलप्रपात। यानी आप सब लोगों को पता होगा कि जलप्रपात यानी इन्हीं को तो कहा जाता है वाटरफॉल। क्या कहा जाता है? वाटरफॉल कहा जाता है। भाई अब मध्य प्रदेश में नदियों को मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया है, तो यहाँ पर वाटरफॉल की संख्या भी क्या होगी? मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो अपन बात करेंगे क्या? नर्मदा पर स्थित परियोजना। नर्मदा पर स्थित क्या? वाटरफॉल या जल प्रपात। दूसरा, चंबल पर स्थित जलप्रपात। तीसरा अपन बात करेंगे क्या? यहाँ से कैन नदी पर, चाहे वो चचाई हो, चाहे वो आपकी कौन सी हो, बीहड़ हो, और चाहे अपन बात करें क्या? ताप्ती। ठीक है ना? तो इन सारे के सारे क्या बढ़ेंगे? जलप्रपात या वाटरफॉलों को बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? कृषि। इसकी कृषि की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये अपडेट होते रहते हैं और अपडेट के साथ ही पूछता है क्वेश्चंस। क्या पूछता है? अपडेट के साथ ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर बनेगा क्या? बोले उद्यान। क्या बनेंगे? उद्यान, या फिर इसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे किसमें? उद्यान या फिर फॉरेस्ट। किसमें? फॉरेस्ट में। तो हम इसको उद्यान देख लें। उद्यान में हम लोगों को मिलेंगे क्या? कौन कौन सी चीजें? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या? सेंचुरीज पार्क। इसकी सेंचुरीज पार्क। सेंचुरीज पार्क को आप जानते हो क्या? अभ्यारण्य। क्या जानते हैं हम लोग? अभ्यारण्य के बारे में। इसके बाद अपन बात करें क्या? नेशनल पार्क। इसकी बात करें नेशनल पार्क। भाई मैं दोनों भाषा में लिख देता हूं। इसको कहा जाता है सेंचुरीज पार्क, हिंदी वाले इसको बोलते हैं अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं? अभ्यारण्य। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहा जाएगा इसे? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम बात करेंगे, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इनके बाद भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल, इनके बाद भी चीज होंगी, लेकिन मैं उसको बढ़ाऊंगा आपको फॉरेस्ट में। कहां पर? फॉरेस्ट में लेके चलेंगे। तो मैंने देखा उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसके बारे में, उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए, इन सारी की सारी चीजों की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, क्यों किसी चीज को रिजर्व किया गया और वहां पर रहने वाली जनजाति यानी बात करें कि जाति विशेष को संरक्षण प्रदान किया गया। तो देखो, आपने एक कहानी को सुना होगा और सब लोग जानते होंगे, हर व्यक्ति की मुंह जुबान पर यह कहानी होती है कि भाई जंगल का राजा कौन होता था? पुलिस से। कौन था?
शेर था, तो पहले हम लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी जंगल में किसी बच्चे ने कोई जिद की और बोले कि मुझे जंगल के राजा को देखना है, तो उसको लेके जाएंगे और दूर से बता देंगे कि भाई ये शेर है। क्या है? ये शेर है। ये कहाँ की कंडीशन? ये बहुत पहले की क्या थी? ये बहुत पहले की स्थितियां थी, यानी एक समय क्या था? ये जंगल का राजा था। क्या था? जंगल का राजा हुआ करता है कौन? शेर। ठीक, अब देखिए समय परिवर्तित हुआ। क्या हुआ? समय परिवर्तित हुआ। व्यक्तियों यानी मनुष्य ने क्या कर दिया? शेर का शिकार आरंभ कर दिया। क्या किया? शेर का शिकार आरंभ किया। और फिर हम लोग बात करें तो देखिएगा क्या स्थिति बनी। तो भाई शेर का जैसे ही शिकार आरंभ कर दिया तो इनकी प्रजातियों में क्या आने लगी? बोले गिरावट। क्या आने लगी? गिरावट आने लगी। लेकिन इन ऐसी चीजों को ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित करने के लिए या फिर अपन बात करें इनको संरक्षण देने के लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ सुझाव दिए गए और उसी के आधार पर इन्होंने इसको क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया। यानी कैसे दीर्घकालीन कारणों से बचने के लिए इनको संरक्षित किया गया। तो देखिएगा, यानी इस समय जंगल का राजा है कौन? शेर। कौन है? शेर है। और मान के चलिएगा हमने पूछा हमारे दादाजी से, इससे पूछा कि भाई बताइएगा जंगल का राजा, तो उन्होंने उठाया और जंगल की ओर ले गए और बोले ये देखो शेर। ठीक है ना? लेकिन मान के चलिएगा आपने पूछा, यानी आपने अपने पापा जी से पूछा और कहा कि बताइएगा जंगल का राजा कौन हुआ करता था? कौन हुआ करता था? तो वो बताएंगे क्या? देखिएगा, ये क्या होंगी? सलाखें। क्या होंगी? सलाखें होंगी। यानी एक समय जो जंगल का राजा हुआ करता था आज वही कहां पर? बोले सर्कसों में बंद है। यानी जिस जंगल के राजा को कहां बंद कर दिया? एक पिंजरे में बंद कर दिया। यानी ऐसी ही असुविधाओं से बचने के लिए, ऐसी ही विलुप्त प्रजाति को बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ प्रस्तावों को लाया गया और प्रस्तावों को लाने के बाद तो इनको संरक्षित किया गया। कैसी स्थिति से बचने के लिए? तो देखिएगा, यदि मान के चलिएगा मुझसे, यदि मैं ही एजेड हो जाता हूं और मेरे ही पोते मुझसे पूछेंगे कि बताइएगा दादाजी जंगल का राजा कैसा हुआ करता था, तो मैं पता है क्या करूंगा? मैं उसको बताऊंगा कि देखो भाई ये क्या है? एक फोटो है। क्या है? एक फोटो है। उस फोटो के ऊपर लगा दिया मैंने क्या? हार। क्या चढ़ा दिया? हार चढ़ा दिया और यहाँ पर शेर का एक इमेज बना दिया। बोले ये जंगल का राजा हुआ करता था। यानी ऐसी ही असुविधाओं से बचने के लिए क्या किया गया है? इनको संरक्षित किया गया है। एक क्षेत्र विशेष पर, छोटे क्षेत्र पर जिनको संरक्षित किया जाता है सेंचुरीज पार्क कहलाते हैं, और वही क्षेत्र विशेष को विस्तृत कर दिया जाए तो ये कहलाते हैं क्या? नेशनल पार्क। क्या कहलाते हैं? नेशनल पार्क। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या? मध्य प्रदेश का इतिहास। क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश का इतिहास। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के पुरातात्विक इतिहास की अपन बात करें, चाहे तो वह बुंदेला हो, परमार हो, फिर अपन बात करें क्या? होलकर हो, दिल्ली सल्तनत हो, कलचुरी वंश हो, चंदेल वंश हो, या फिर बात करें गौड़ वंश हो, सिंधिया वंश हो, ये सारे के सारे वंशावली को हम लोगों को पढ़ना होगा। किसमें? मध्य प्रदेश के इतिहास में। क्यों इंपोर्टेंट है? आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि इस बार पीसीएस ने अपने मेंस के एग्जाम का पैटर्न को चेंज कर दिया गया और उसमें मैक्सिमम जो वेटेज डाला गया है वो किसका डाला गया है? मध्य प्रदेश के इतिहास का। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या? मध्य प्रदेश के इतिहास। और इस मध्य प्रदेश के इतिहास में हम लोगों को पढ़ना होगा क्या? मध्य प्रदेश का पुरातात्विक इतिहास। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं क्या कौन कौन से वंशों को हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से वंशों को हम लोगों को नहीं पढ़ना। ठीक है ना? तो सारी की सारी चीजों को लिखना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा लिखाने की कोशिश बताऊंगा। ठीक है ना? कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे मैं लिखूं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मायने में इंपोर्टेंट है। वन लाइनर बुक यहाँ से क्वेश्चंस को पुट अप नहीं करती। देखिए, तो देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास में अपन बात करें कि कौन कौन से शासकों को हम लोगों को पढ़ना होगा, कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा किन शासकों के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या? बुंदेला। क्या होना? बुंदेला। दूसरा अपन बात करें यहां से होलकर। ठीक है ना? इसकी बात करें होलकर, यानी बुंदेला शासकों की बात होगी, होलकर शासकों की बात होगी। परमार को कैसे भूल सकते हैं भाई? ठीक है ना? तो यहां से क्या होगी? परमार शासक। ठीक है ना? तो परमार शासकों को भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे दिल्ली डायनेस्टी, यानी जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत हावी हुई दिल्ली पर, वैसे वैसे मध्य प्रदेश पर भी क्या कर लिए गए थे? अधिपत्य कर लिए गए थे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पढ़ना होगा हम लोगों को किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ना होगा। इसी के बाद हम बात करेंगे क्या, कलचुरी वंश, ठीक है ना, किसके बारे में, कलचुरी वंश। ठीक, नेक्स्ट इसी में रहेगा चंदेल, ठीक है, बुंदेला, होलकर, परमार, दिल्ली सल्तनत, कलचुरी, चंदेल। इसी के बाद हम लोगों को पढ़ना होगा गौड़ वंश के बारे में, ठीक है ना। आप लोग सब जानते हो कि मंडला क्षेत्र की गौड़ शासिका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रही है और हर बार उनसे क्वेश्चन कोई ना कोई पुटअप किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ना होगा क्या, गौड़ वंश, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्या, सिंधिया वंश की, इसकी बात करें, सिंधिया वंश की अपन बात करें, ठीक है ना। इसी सिंधिया वंश के साथ साथ अब देखिएगा भाई, राजाओं से रिलेटेड बहुत सारे किले होंगे, महल होंगे, इनकी क्या होंगी, छतरियां होंगी, समाधियां होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें भी कहां पर आती हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में। इसी इतिहास का एक और पार्ट होगा हमारा, इस पार्ट को कहा जाएगा क्या, मध्य प्रदेश का पर्यटन, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से देख लेना, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। तीसरा पॉइंट निकल कर आएगा क्या, मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में तीसरा पॉइंट होगा हमारा क्या, पर्यटन। इसी पर्यटन में पहली चीज होंगी क्या, मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। फोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी चीज होंगी क्या, मध्य प्रदेश के महल। तीसरी चीज हम लोग बात करें, गुफा, कैप्स, ठीक। चौथी चीज अपन बात करें क्या, समाधियां। तो ये क्या इसके अंदर आएगा आपका ऐतिहासिक, और इतिहास के अंदर ही एक पॉइंट हम लोग डालेंगे क्या, पर्यटन, ठीक है ना। तो इस पर्यटन में हम लोग देखेंगे क्या, मध्य प्रदेश के किले, महल, गुफा और क्या होंगी हमारी समाधि, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें क्या, तो यहां से नेक्स्ट होगा क्या, मध्य प्रदेश का कला संस्कृति, यानी सबसे और इंपोर्टेंट और धांसू टॉपिक, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति यानी कल्चर्स के बारे में। कल्चर में कौन कौन सी चीजों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जनजाति अपना निवास करती हैं और उन जनजातियों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। उनका रहन सहन काफी सुर्खियों में बना रहता है, उनके तीज त्योहार सुर्खियों में बने रहते हैं और उन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनकी कलात्मक कृतियों को बनाया जाता है, उन कलात्मक कृतियों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइएगा भाई चिर से दरियां कहाँ बनाई जाती हैं, बोले मर, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के द्वारा यहाँ पर रस्सियों के माध्यम से की जाने वाली कढ़ाई कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा मध्य प्रदेश में कौन से जिले में सुपारी से कलात्मक खिलौनों को बनाया जाता है, ये कहां पर आती हैं, बोले हस्तशिल्प कला में आती हैं और किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश की जनजाति, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्या, मध्य प्रदेश की कला व संस्कृति, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कला व संस्कृति। ठीक है, कला व संस्कृति में सबसे पहले किसी चीज को पढ़ना होगा तो उसमें देखते हैं क्या, किसके बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जनजातियों के बारे में। किसके बारे में, मध्य प्रदेश की जनजाति यानी ट्राइब्स के बारे में, ठीक है ना। उनका रहन सहन, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके जीवन उपार्जन की क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स यानी योजनाओं को चलाया जा रहा है, वह सारी की सारी करंट तक मैं आप लोगों को लेके आऊंगा, ठीक है ना। इसी में हम लोग बात करेंगे क्या, लोक गायन, यानी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है जिसमें कि वाद्य यंत्रों का प्रयोग कैसे, बोले थाली थवाली, ये सारे के सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो किया जाता है उसी को तो कहा जाता है लोक गायन। यानी हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट इसमें आता है लोक गायन, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखा जाएगा कि लोक गायन। फिर इसी के बाद हम लोग बात करेंगे क्या, ऐसा यानी गायन के साथ साथ जो कि डांस करता हो, यानी मिथुनजा की तरह नहीं, यानी मिथुनदा की तरह डांस ना कर ये अपने स्वयं के बनाए हुए डांसों को करते हैं, यानी खुद गाएंगे और नृत्य भी करेंगे, तो उन्हीं को कहा जाता है लोक नृत्य, यानी लोक नाट्य जिसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा लोक नाट्य, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें कि सिर्फ नचने का क्या हो या डांस करने का कारण हो इनके अंदर, तो अपन लोग बात करेंगे क्या, लोक नृत्य की, ठीक है ना, लोक नृत्य। फिर इसके बाद देखिए इनकी महिलाओं के द्वारा कुछ कलात्मक यहाँ पर क्या
चित्रावली को बनाया जाता है। और वही चित्रावली आज मध्य प्रदेश का गौरव हासिल है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कहां-कहां की मैगजीन के फ्रंट पेज ने, यानी कौन सी मैगजीन की फ्रंट पेज ने मध्य प्रदेश की एक छोटे से गांव में रहने वाली महिला को अपने फ्रंट पेज पर कवर किया है। तो वह सारी की सारी चीजों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर लोक नृत्य को देख लिया, इसी के साथ साथ देखेंगे क्या, लोक चित्रकला यानी लोक चित्र, ठीक है ना, लोक चित्र को देख लिया। इसके बाद अपन बात करें क्या, यहाँ दीवारों पर, यानी जो घास फूस की दीवारें होती हैं, इनके जो भवन या मकान होते हैं, उन पर क्या कुछ कलात्मक चित्रों को बनाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा दीवार यानी वॉल को कहा जाता है भित्ति, क्या कहा जाता है, भित्ति कहा जाता है। और उसी भित्ति पर बनाए हुए चित्रों को कहा जाता है भित्ति चित्र। तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जनजाति समुदाय विशेष के द्वारा। तो देखिएगा यहाँ पर बनेगा क्या, भित्ति चित्र, क्या होंगे, भित्ति चित्र होंगे। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कला संस्कृति में ही जब किसान, यानी मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान स्टेट है या राज्य है, जब जैसे ही किसान फ्री हो जाता है तो आपसी लोगों को, यानी एक दूसरों से मिलने के लिए तो मेलों का आयोजित किया जाता है, वैवाहिक समूह का आयोजन यानी सामूहिक वैवाहों का आयोजन किया जाता है। तो इन सारी की सारी चीजों में देखेंगे क्या, इसमें देखा जाएगा मेले, क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मेले से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर अभी कुछ दिन पहले, यानी इससे पहले जब एग्जाम हुआ था ग्रेड 3 का, और उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बताइएगा कि मध्य प्रदेश में भूतों का मेला कहां आयोजित होता है। तो एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोगों का फोन आया, और इससे पहले मैं पढ़ा भी चुका था, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का फोन आया, बोले कि वन लाइनर बुक में तो ये सारी चीजें देती नहीं है। तो मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि वन लाइनर बुक उसी चीज को प्रिंट करती है जो एग्जाम पूछ लेता है, यानी अब अपडेट होने के बाद जो एग्जाम ने क्वेश्चन को पूछा है उसी को ये प्रिंट करने के बाद भेजाती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ज्यादा पढ़िएगा, डीप पढ़िएगा, अच्छा पढ़िएगा, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मेलों के बाद अपन बात करें क्या कौन कौन सी चीजें होंगी। तो देखिएगा आपने देखा होगा कि इनकी कुछ कलाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हस्तशिल्प कला क्या होती है, हस्तशिल्प कला यानी हाथों के माध्यम से बनाया जाता है। तो उसमें अपन बात करेंगे क्या, शिल्प कला के बारे में, इसके बारे में शिल्प कला, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, तीसरा टॉपिक, यानी कौन से था, कला एवं संस्कृति। पहला हम लोगों ने देखा, ठीक है, तीनों चीजों के बाद हम लोगों ने लास्ट डिस्कस कर रहे थे कला एवं संस्कृति के बारे में। उस कला संस्कृति में हम लोगों ने देखा था जनजातियों के बारे में। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई ट्राइब्स क्या होती हैं, जनजातियों के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछा पूछते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा पूछा जाता है कि बताइएगा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, बोले डब्बा बोल, ठीक है ना। हम लोगों तो पहली पढ़ी थी, दूसरी कहां से पूछ ली इसने। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा कौन सी जनजाति का पिए या पीने वाला, यानी जो पेय पदार्थ होता है, जो पेय पदार्थ होता है जिसको पेच के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा होता है। तो बोले कब खिलाने गए थे हम लोग। ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं जाते, ऐसा कई बुद्धिजीवी टीचरों का बोलना होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सीधा का सीधा सामना होगा आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। और उस समय हमारा सारा का सारा ग्लूकोज यानी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और जो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड यानी जो स्तर होता है वह सारा का सारा धराशायी हो जाता है। इस समय सरल और आसान पढ़कर हम हमारे भविष्य और अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं सारी चीजों को। तो देखिएगा कला एवं संस्कृति क्या होता है, कला एवं संस्कृति। इस बार के ही पीसीएस को मैं आपको निगाह और ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज पर कवर किया जाता है। सबसे पहले देखिएगा ट्राइब्स यानी जनजातियों के बारे में। आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पुट अप हो सकते हैं कि बताइएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है। अभी तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, मध्य प्रदेश के बारे में। तो मैं आपको भारत पे ना ले जाकर मध्य प्रदेश के बारे में ही बताता हूं। तो देखिएगा सबसे पहले यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि कई चीजों के मायने से इंपोर्टेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी और छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। भील क्या होती है, भील जनजाति के बारे में। और भील लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइएगा भीलों का जो प्रसिद्ध मेला होता है जो भगोरिया घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उस भगोरिया घाट के मेले का आयोजन जो होता है वो होली से पूर्व 7 दिनों पूर्व आयोजित होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन वन लाइनर को तो बता दिए कि भाई ये होली पर आयोजित होने वाला मेला होता है, लेकिन ये होली से 7 दिन पूर्व आयोजित होता है, यानी 1 सप्ताह पहले चलता है। और इनको 3 चरणों में कहा जाता है। पहला होता है भाई किसके नाम से,
उड़ारिया के नाम से जाना जाता है, दूसरा उजाड़िया के नाम से जाना जाता है और तीसरा होता है कौन सा, बोले भगोरिया के नाम से इसे जाना जाता है। यानी यहाँ पर आयोजित होने वाला जो मेला इसे भगोरिया घाट के मेले के नाम से जाना जाता है। ये किस मायने से इंपोर्टेंट है तो वो देखिएगा, ये क्या होता है, अविवाहित युवक और युवतियों की कहानी पर आधारित होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको भी बैन कर रखा है, लेकिन कई छोटे छोटे जो अंचल होते हैं उनमें आज भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए तो कैसा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें बहुत सारी रस्मों को आयोजन होता है, रस्में अदा की जाती हैं, उन रस्मों से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। एक बार का क्वेश्चन कैसा आता है, तो देखो यहाँ पर एक क्या होंगी, अविवाहित युवक होगा और एक अविवाहित युवती होगी। क्या होगा, यहाँ पर इस जनजाति का मैं आपको बता रहा हूँ, इस जनजाति में बताने जा रहा हूँ भील के बारे में, ठीक है ना। भील जनजाति में क्या होगा, वैवाहिक संबंध यानी भगोरिया घाट का मेला, तो इसमें क्या होगा, अविवाहित युवक और अविवाहित युवती। मान के चलिएगा ये कोई भाई साहब है और ये कोई बहन जी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फीमेल कर देता हूँ और यहाँ पर मेल कर देता हूँ। तो देखो ये किस तरीके से भगोरिया घाट का मेला आयोजित होगा। तो पहले देखिए, वैवाहिक संबंध आयोजित होना है, होली पर आयोजित होता है ये मेला। तो आप सब लोग जानते हैं कि भाई होली पर किसका यूज किया जाता है, होली गुलाल का। किसका किया जाता है, गुलाल। तो इसमें एक पर्व का आयोजित होता है, इस पर्व को जाना जाता है गुलालिया। इसके नाम से गुलालिया पर्व के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, उठाइएगा व्यापम के पुराने क्वेश्चन और पूछ लीजिएगा कि गुलालिया उत्सव का आयोजन कौन से मेले में होता है, तो सीधा का सीधा आंसर जाएगा भगोरिया घाट का मेला, ठीक है ना। कौन सा, भगोरिया घाट का मेला। तो देखिए आते हैं टॉपिक पर, ये क्या होगा, ये सुबह जैसा पहला यहाँ पर क्या होता है, चरण होता है, ये 3 चरणों में आयोजित होगा। ये बालक और बालिका यानी युवक और युवतियां एक घूमने लगते हैं और इस युवक ने इस युवती के माथे पर क्या लगा लिया, गुलाल। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, गुलाल। और प्रत्युत्तर यानी इस युवती ने भी इस युवक के माथे पर लगा दिया क्या, गुलाल। तो भाई साहब ये जो विवाह होगा ना, इस विवाह को कहा जाता है रजामंदी विवाह। कौन सा, रजामंदी विवाह। यदि मान के चलिएगा इनकी फैमिली तैयार नहीं होती, क्या नहीं होती, इनकी फैमिलियां तैयार नहीं होती और ये भाग कर शादी कर लेते हैं, तो उसी विवाह को कहा जाता है क्या, उसी विवाह को कहा जाता है भगोरिया विवाह, ठीक है ना। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जैसे विवाह के नाम से जाना जाता था गांधर्व, इस नाम से गांधर्व, आज वर्तमान में उस विवाह को जाना जाता है लव मैरिज, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पे तो मुस्कान आ गई होगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसे गांधर्व विवाह भी यहाँ पर क्या होते हैं, फेमस होते हैं। क्या होंगे, फेमस होता है यानी इनका पसंदीदा विवाह होता है। ऐसे सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, लोक गायन, लोक नाट्य, लोक नृत्य, इसके बाद लोक चित्र, ठीक है ना। चित्र भित्तियों के बारे में, भित्ति चित्र के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली पर एक विशेष प्रकार की चित्रकला आयोजित की जाती है हमारे घर पर, माँ के द्वारा, बड़ी माँ के द्वारा, चाची, दादी या फिर श्रीमती जी के द्वारा। देखिएगा उनमें आप लोग देखोगे क्या, उस चित्रकला को यानी जो भित्ति यानी दीवार पर बनाई जाती है, एक लेडी होती रहती है और लेडी के आसपास कई बहुत सारे बैलों को रख दिया जाता है, ठीक है ना। बैलों की चित्र को बना दिया जाता है और ऊपर वो अपने ऊपर मिट्टी के घड़े वड़े रख लेती हैं। तो उस चित्रकला को कहा जाता है क्या, सरौती। क्या कहा जाता है, सरौती। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, यहीं से क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। नेक्स्ट होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। क्या होगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। ऐसे मेले तो आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन पैटर्न बदल चुका है। इस बार पीसीएस में भी मेले को पूछ लिया गया था, पैटर्न बदल चुका है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा आपसे कि बताइएगा भाई कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित होता है, लेकिन अब ये पूछा जाने लगा कि बताओ इस मेले का आयोजन कितने दिवसीय होता है, ठीक है ना। कितने दिवसीय होता है, कब से कब तक आयोजित होता है। हिंदी कैलेंडर के साथ साथ हम लोग बात करेंगे क्या, हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के बारे में भी, यानी दोनों के दोनों महीनों को कंप्लीट करके चलेंगे, साथ में दिनों को भी कंप्लीट करके चलेंगे कि भाई कितने दिनों तक होता है और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक मेला जिसको भी जाना जाता है क्या, महामृत्युंजय का मेला। तो आप लोगों ने देखा होगा ये तो भाई भगवान शिव को समर्पित मंत्र है, लेकिन ये शिवरात्रि पर आयोजित नहीं होता। याद रखिएगा शिवरात्रि पर आयोजित होने वाला मेला नहीं, इस मेले के बारे में पूछ लिया गया। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखेंगे क्या मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। जैसे ही मैं आपको बता दूं क्या, तो आप लोगों ने देखा होगा शिल्पकला। इसके बारे में शिल्पकला यानी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनाई जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि
चिर से दरियां बनाना। इसके बारे में चिर से दरियां बनाना यानी मोर्ग के पंख के माध्यम से दरियों का निर्माण करना। तो ये कौन किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइब्स या जनजातियों के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज और रह जाती है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो इसमें इंट्रोडक्शन में रहेगा मध्य प्रदेश के में, वह होगा कौन सी चीज? तो देखिएगा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था क्या होती है? राज्य व्यवस्था। भाई इसी को सुचारू रूप से हम लोगों को चलाना है, राज्य व्यवस्था को, और राज्य व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, ठीक, किन किन चीजों को पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हर बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइएगा भाई मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा, सबसे कम टाइम पीरियड किसका रहा, जनजाति से बनने वाला मुख्यमंत्री पहले कौन थे, महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक, किसके द्वारा कौन से अच्छे कार्य नवीन कार्यों को किया गया, स्वीकृति दी गई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी इसमें पढ़ना होगा पहला क्या? मुख्यमंत्री। क्या पढ़ना होगा? मुख्यमंत्री, ठीक। दूसरी जो धुरी होती है वह होंगे क्या? राज्यपाल। क्या होंगे? राज्यपाल। यानी मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल से लेकर वर्तमान राज्यपाल तक की स्थिति को हम लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। इसी के बाद हम लोग बात करेंगे क्या? तीसरी जो चीज होगी वह होती है मुख्य सचिव। क्या होगा? मुख्य सचिव, ठीक। मुख्य सचिव के बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में? राज्य लोकायुक्त के बारे में। किसके बारे में? राज्य लोकायुक्त। यानी चौथी चीज को पढ़ना होगा राज्य लोकायुक्त, ठीक है ना। पांचवी चीज को हम लोगों को देखना होगा पुलिस प्रशासन, ठीक है ना। जेल से लेकर थाने तक, जेलों से लेकर थाने तक, महानिर्देशक से लेकर हर एक चीज तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पुलिस प्रशासन के बारे में, चाहे तो वो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की परीक्षा हो और चाहे वो जेल प्रहरी की परीक्षा हो, चाहे वो हमारी कौन सी हो? वन आरक्षक की परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी सी बात है, ठीक है ना। यानी मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन के बारे में भी देखना होता है, ठीक। और जो सबसे धुरंधर और सबसे धांसू मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से पुट होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो और चाहे वो कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, उसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? पंचायती राज्य व्यवस्था। इसके बारे में पंचायती राज्य व्यवस्था। तो नेक्स्ट छठवां पॉइंट रहेगा हमारा पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक और रहता है हमारा, उसको कहा जाएगा मध्य प्रदेश का खेल। क्या कहा जाएगा? खेल जगत। खेल जगत से अब तक कितने लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताइएगा, नाम से खिलाड़ी का नाम बता दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये कहां से रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले से लेकर अब तक करंट तक इसको कंप्लीट करा के चलूंगा, ठीक है ना। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ और हमारे परिवार के साथ। मैं भानु प्रताप सिंह आप लोगों से फिर दोबारा मिलूंगा मध्य प्रदेश के एक और नए टॉपिक को लेकर, लेकिन वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मध्य प्रदेश की टोटल लोकेशंस के बारे में। याद रखिएगा, मैं टोटल ब्लैंक मैप बनाना आपको यहाँ बोर्ड पर सिखाऊंगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। सारी की सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन दी